अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे बिफोर गेटिंग ऑन टू दिस। मैंने इस लेक्चर का और कल के लेक्चर का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल सकता है। फाइन, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस जो भी आपके हैं, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के लिए यूल हैव टू टेक्स्ट ऑन दीज नंबर्स। ये एक नंबर है जिस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो अपना क्वेश्चन। फाइन, क्वेश्चन देने का फॉर्मेट वही होना चाहिए जैसे मैंने कल बोला था आपको। नेम आपका जो भी है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, फाइन, और उसके बाद किस टीचर के लिए है। जैसे मेरे लिए क्वेश्चन है तो मेरा नाम, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए, प्रिसाइज क्वेश्चन होना चाहिए और आपको जवाब मिल जाएगा। फाइन, तो दैट इज हाउ विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। यू कैन टेक्स्ट योर क्वेश्चंस ऑन दिस नंबर or the number that I have provided on your Telegram channel. All right. So पिछले 2 lectures में we are continuing the same process of introducing cooperative societies. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ऑलरेडी एक आइडिया दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे बनती है, क्यों बनी, उसकी नीड क्या थी, या आपके सिलेबस का जो पहली लाइन है दैट इज अंडर हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, उसकी जो पहली लाइन है नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, तो उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स। आज हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा आपने कोऑपरेटिव्स का। उसके बाद विल बी कमिंग ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, आपका कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ, इंटरनेशनली कैसे हुआ, इंडिया में कैसे हुआ, दैट विल बी that will be covered in the coming lectures. Now today's topic is advantages and disadvantages of cooperative societies. तो एक एक करके सबसे पहले हम advantages देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक टेबल बनाएं बिल्कुल मेरे साथ, ओके, जिसमें एक तरफ से हम advantages लिखेंगे और दूसरी तरफ से disadvantages, ओके। तो यहां से let's write the advantages of cooperative societies और यहां से the disadvantages, ओके। चलिए, तो पहली एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की? पहली एडवांटेज है दैट इज इजी फॉर्मेशन। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज, इजी फॉर्मेशन। जो भी मैं बता रहा हूं साथ साथ लिखते जाओ, मैं कुछ डिक्टेट भी कराऊंगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। फाइन, आपका पहला एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कि इसकी फॉर्मेशन बड़ी ही आसान है, इजी फॉर्मेशन है। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड मोर देन 10 मेंबर्स होने चाहिए आपको। फाइन, मोरलेस 10 मेंबर अगर आपके पास है, आप रजिस्टर करा सकते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कंपनी की तरह नहीं होती है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, दीज आर सम जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब ऐसी कंपनीज को बनने के लिए, फिर लिस्ट करने के लिए एक लंबा सा प्रोसेस है। फाइन, इसकी फॉर्मेशन कंपेयर्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज कंसिडर्ड मोर हेक्टिक। पर यहां पर हम क्या देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो फॉर्मेशन है दैट इज इजी, यानी बड़े ही आराम से आप इसको कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं इफ यू हैव द पीपल विद यू। फाइन, सो दैट इज योर फर्स्ट एडवांटेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, कि इसके बनाने में कोई भी ज्यादा झंझट नहीं है। यू जस्ट नीड टू रजिस्टर इट गवर्नमेंट को। उसमें आपको कुछ बायलॉज देने पड़ते हैं। फाइन, आपको कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट कर सकते हैं। फाइन, सो दैट इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, दैट इज इजी फॉर्मेशन। एक लाइन लिखे, इजी फॉर्मेशन। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। It is very easy to form a cooperative society compared to a joint stock company. Compared to a joint stock company. Compared to a joint stock company. So cooperative societies की registration is easy than compared to a joint stock company. Okay. Number 2. इसके कुछ भी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पीडीएफ पे मिलेंगे आपको। नंबर 2, ओपन मेंबरशिप। नंबर 2 क्या है? ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी और इस कंपनी को इसके कुछ शेयर्स हैं, फाइन, आपको मालूम है कंपनीज अपनी शेयर्स बेचती है, दैट गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर वो अपने शेयर्स को बेचती है। पर यहां पर हमारे पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है अगर वो कोई बंदा उसमें कंट्रीब्यूट करके उसका हिस्सा बनना चाहता है, वो ही कैन कम विद द कंट्रीब्यूशन अलोंग विद हिम एंड बिकम पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोई भी इंसान जब उसका मेंबर बनेगा, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मेंबरशिप बिल्कुल ओपन होती है। यानी आपके लिए मिनिमम मेंबर्स होना तो जरूरी है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यू नीड 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई आपके पास लिमिट नहीं है। ऐसी भी कोऑपरेटिव्स है इंडिया में जहां पर 16,000 मेंबर्स है, 36,000 मेंबर्स है, जो पूरे इंडिया में काम करती है, फाइन। छोटी कोऑपरेटिव्स भी है 12-16 मेंबर्स की, और बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स की है जहां पर 36,000 मेंबर्स है, फाइन। तो इसमें आपको देखना इसका एडवांटेज क्या है, इसकी ओपन मेंबरशिप है जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें ज्यादा प्रोसेस हेक्टिक भी नहीं है, फॉर्मेशन भी इजी है और मेंबरशिप भी ओपन है, कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओपन मेंबरशिप, फाइन। देन वी हैव डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये कल वाले लेक्चर में हमने कवर किया था। मैंने कल आपको बोला था डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में दिस इज एन एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इसमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, यानी जो भी इसका मेंबर है। अब देखिए, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 मेंबर्स है, क्या 100 मेंबर्स है, और ये 100 मेंबर्स सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज नहीं करते होंगे, बिकॉज 100 से 200 से 1000 लोग अगर आ गए तो 1000 लोग थोड़ी ना किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करेंगे, नहीं, बल्कि ये जो 100 या 1000 मेंबर्स है, ये 1000 मेंबर्स जनरल बॉडी का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं जनरल बॉडी। जनरल बॉडी, इन थाउजेंड्स में से 50 या 100 ऐसे लोग होंगे that will be managing the cooperative society, और ये 50 लोग मैनेजिंग बॉडी का हिस्सा होते हैं, फाइन। तो एक आपके पास जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी में देयर आर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, देन यू हैव द मैनेजिंग बॉडी, वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करती है, इसमें से कुछ मेंबर्स होंगे जो इसको मैनेज करेंगे, फाइन। अब ये मैनेजिंग बॉडी में जो लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, इसमें हर इंसान का अपना अपना वोट होता है। इसमें वन मैन वन वोट का थंब रूल चलता है, जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, फाइन। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उसको ज्यादा वोटिंग देंगे, नहीं, आपका अगर ये मेंबर है तो इसको अपना वोट मिलेगा। वन मैन वन वोट पर आपका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। सो दैट इज एन एडवांटेज कि इसमें हर इंसान का अपना अपना वोट है, इसमें डेमोक्रेटिकली चीजें डिसाइड होती है, कितना काम करना है, कहां काम करना है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, क्या प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें डेमोक्रेटिकली होती है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फाइन। उसके बाद मैनेजिंग बॉडी और जनरल बॉडी के बाद ये इसकी एक एडवांटेज है। नंबर 4 पे द फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो शेयर कैपिटल है, जो हमने कल पढ़ा, शेयर कैपिटल यानी लोग जो इसके मेंबर है, इन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल दिया है। 100 करोड़ रुपए का क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन ये 100 करोड़ रुपए काफी नहीं होता है इसको चलाने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 500 करोड़ का लोन भी लिया है। क्या लिया है? 500 करोड़ का डेट क्रिएट किया है। डेट यानी कर्जा लिया है, लोन लिया है, फाइन। तो 500 करोड़ का लोन लिया। अब अगर इसमें से कोई फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी या आपकी सोसाइटी का नुकसान हुआ, फाइन, का नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आमतौर पर अगर इस यहां पर इस कंपनी की जगह, इस सोसाइटी की जगह अगर मुझे कंपनी रखनी पड़ती, कोई प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी ने 500 करोड़ का लोन लिया है, 500 करोड़ का लोन अगर इसने वापस नहीं दिया
तो इस कंपनी को सारे अपने ऑफिस को, अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम करना पड़ेगा और बैंक का कर्जा उतारना पड़ेगा। फाइन। लेकिन अगर ये कंपनी नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती बल्कि लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है उतना ही आप पर लायबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा आप पर लायबिलिटी पड़ेगी, यानी अगर आपका नुकसान हुआ आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल घर, आपको पर्सनल लैंड बेचना नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया होगा। फाइन। जितना उसका उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ही लायबिलिटी होगी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी की तरह नहीं होता, आपका नुकसान हुआ तो आपको अपना पूरा घर नीलाम करना पड़ेगा। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। एक लाइन लिखिए, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, the liability of members remains limited to the extent of capital contributed, to the extent of capital contributed by them, to the extent of capital contributed by them. Generally the liability is limited up to the face value of shares, up to the face value of shares, up to the face value of shares. ओके, तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी के उसके कितने शेयर्स होंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी। उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा उतना ही उसके शेयर्स होंगे, और उन शेयर्स का जो फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू यानी उसके ऊपर उसका वैल्यू कितना है, उसका प्राइस कितना, अगर उसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, दैट इज योर फेस वैल्यू। तो आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उतना ही आप लायबल है पे करने के लिए, यानी आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया उससे ज्यादा आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी हाथ नहीं डालेगा। ये एडवांटेज है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी वजह से लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं कोऑपरेटिव का हिस्सा बनने के लिए। व्हाई? बिकॉज उनकी पर्सनल चीजें सेफ रहती है इसमें। So that is your another important advantage of cooperative societies. After that, we have one more important advantage, and that is stability and continuity. Stability and continuity. That is one more important advantage of cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपकी स्टेबल होती है और कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है? स्टेबल एंड कंटिन्यूअस। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर व्हाट डू वी सी? वी सी परपेचुअल सक्सेशन, वी सी परपेचुअल सक्सेशन। सो दिस इज व्हाट इज फाउंड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब क्या इसका? आप किसी भी एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एग्जाम्पल दी थी इलॉन मस्क की। तो इलॉन मस्क टेस्ला का सीईओ है, और टेस्ला का सीईओ आपका इलॉन मस्क को अगर कुछ हो गया तो टेस्ला आपकी टेस्ला के शेयर्स एकदम से गिर जाएंगे। अमेज़न का जेफ बेजोस ले लो। अमेज़न के शेयर्स तब तक बहुत स्ट्रांग है जब तक जेफ बेजोस वहां पर है। जेफ बेजोस आपके निकल जाएंगे, अमेज़न के शेयर्स प्लंज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वही आपका सीईओ है, उसी ने कंपनी को फाउंड किया है, उसी के बेसिस पे, उसी के आइडियाज पे आपकी कंपनी चल रही है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं, वॉलेटिलिटी दिखा सकता है आपकी कंपनी के शेयर्स। पर यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, क्योंकि ये कोऑपरेशन के बिना पर बनता है, इसमें कोई एक बंदा ऊपर नहीं होता जिसने ये पूरा सिस्टम शुरू किया होता है, बल्कि ये लोगों के कोऑपरेशन से पूरा बनती है आपकी सोसाइटी। अब इसमें अगर किसी की डेथ हो गई, मैनेजिंग बॉडी में, मैनेजिंग कमेटी में किसी की डेथ हो गई, किसी कोई छोड़ के चला गया, तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक और सक्सेसर होगा जो उसको फिर से आगे चलाएगा। तो इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी एक के जाने से दूसरे पे सोसाइटी पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक के जाने के बाद परपेचुअली दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। तो इसमें कंटिन्यूटी मिलती है, और इस कंटिन्यूटी की वजह से आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेबल नजर आती है। फाइन। इसीलिए
This becomes an important advantage of cooperative societies, wherein you have stability and continuity in these societies, and it is because they have perpetual succession. Okay, please write down: the cooperative society has perpetual succession. The cooperative society has perpetual succession. Has perpetual succession because it is not affected by, it is not affected due to death. It is not affected due to death, comma, insolvency, or due to death, comma, insolvency or lunacy of any member. Lunacy of any member. Okay, this gives it stability and continuity to our cooperative society. Then we have sixth important advantage. Advantage क्या है? Cooperative societies give low prices. Low prices. What is the reason behind these low prices of cooperative societies? The reasons are two. सबसे पहला रीजन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लो प्राइसेस क्यों होते हैं. सबसे पहला रीजन है कि यहां पर बिकॉज मैन्युफैक्चरर, याद करो, मनी रत्नम अपना दूध खुद बेच रहा है, तो उसको वो जितना प्रॉफिट उसमें रखेगा, वो जितना मार्जिन उसमें रखेगा, वो उतना नहीं होगा जितना एक मिडिलमैन रखेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी रत्नम 10 रुपए में चीज बेचना चाहता था, आपका मिडिलमैन उसको 20 रुपए में बेचता था कंज्यूमर को, लेकिन क्योंकि अब मनी रत्नम खुद ही बेच रहा है तो ये ज्यादा इसमें प्राइस नहीं रखेगा, ये 15 ही रुपए में बेच देगा. तो मनी रत्नम क्योंकि खुद एक प्रोड्यूसर है जो इस कोऑपरेटिव का हिस्सा है, वो प्रोड्यूसर ज्यादा मार्जिन नहीं रखता है अपने प्रोडक्ट्स का, और जब मार्जिन कम होगा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा. मार्जिन कम होने से प्राइस भी कम हो जाएगा. उसके बाद ये तो एक वजह है कि प्राइस कम क्यों होते हैं. व्हाट इज द सेकेंड रीजन फॉर दैट? सेकेंड रीजन है मिडिलमैन ही आपने हटा दिया है रास्ते से. तो जब मंजम्योर ही नहीं रहा तो आपकी शादी आराम से हो जाएगी. किसी कोई बीच में आपकी बातें उधर उधर लेने के लिए नहीं रखा है, आपने डायरेक्ट बात करनी है. फाइन. तो मिडिलमैन क्या है? आपका 10 रुपए में मनी रत्नम से चीज खरीदता है, उस पे 10 रुपए का प्रॉफिट रखता है और 20 रुपए में चीज बेचता है. अब क्योंकि ये मिडिलमैन ही नहीं रहा, आपका डायरेक्टली मार्केट में बेचा जाएगा एट लेसर प्राइस. सो मिडिलमैन के ना होने की वजह से और मार्जिन के कम होने की वजह से यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें लो प्राइस पे मिलते हैं. दैट इज योर अनदर बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. प्लीज राइट डाउन. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी can make goods and services available at a reasonable cost. As the profit margin of the society is very less, and also it eliminates the middleman from the chain of distribution. Okay, number 7. Seventh important advantage is mutual help. Mutual help आपकी एक और important advantage है of cooperative societies. Mutual help advantage क्यों है? मदद से क्या होता है? एक दूसरे की मदद से क्या होता है? इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी में देयर वाज दिस आइडिया ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो. इनफैक्ट एडम स्मिथ वाज ऑफ द ओपिनियन कि हमारे लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए बेहतर क्या होगा?
आपकी कौन सी पॉलिसी आपके लिए बहुत बेहतर है। तो एडम स्मिथ कहते थे कि हर इंसान अगर अपने लिए वो चीज करेगा जो उसके लिए बेहतर है, तो हर इंसान इकोनॉमी में वो चीज कर रहा है जो उसके लिए बेहतर है। इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में वो होगा जो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो उसे कहा एक इंडिविजुअल यूनिट से अगर हम बात करेंगे, एक इंडिविजुअल यूनिट अगर वो डिसीजंस लेगा जो उसके लिए बेहतर होता है, तो हमारी पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल वेलफेयर होगा। फिर नैश आते हैं, जॉन नैश, जो एडम स्मिथ की इस बात को गलत प्रूव करते हैं और वो कहते हैं कि असल में भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बंदा अगर वही सोचेगा जो उसके लिए बेहतर है उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में बेहतरी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हर इंसान इकोनॉमी में बेहतरी, इकोनॉमी में वेलफेयर तब मैक्सिमाइज होगा जब हर इंसान वो सोचेगा जो उसके लिए बेहतर है और जो सामने वाले के लिए बेहतर है। फाइन। तो आज की मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं करते, हम वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी उसमें मैक्सिमाइज हो जाएगा, ओवरऑल वेलफेयर इकोनॉमी का बढ़ेगा। फाइन। तो इसमें भी म्यूचुअल हेल्प से ये प्रॉफिट की बात नहीं है, ये एक दूसरे की हेल्प की बात है। अब हेल्प से मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा वेलफेयर? म्यूचुअल हेल्प में, क्योंकि अब कोऑपरेटिव है, 50 लोग इस कोऑपरेटिव का हिस्सा है। अब इसमें ये क्योंकि खुद ही इन्होंने ये कोऑपरेटिव बनाई है, खुद ही ये इसमें इस कोऑपरेटिव के फाउंडर्स है, मेंबर्स है। अब ये कोऑपरेटिव में ये खुद अपनी वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे भाई आप मेरी ये सर्विस दे लो, मैं ये काम करके देता हूं। दूसरा बोलेगा मैं दूसरा काम करके देता हूं, तीसरा बोलेगा मैं तीसरा काम करके देता हूं। इसमें क्या होगी? म्यूचुअल असिस्टेंस होगी। एक दूसरे की लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो वो काम जो एक पर्टिकुलर कंपनी को करने में किसी को हायर करना पड़ता, यहां पर लोग खुद बोल रहे हैं कि ये काम मैं करके देता हूं। व्हाई? बिकॉज यहां पर ये कॉन्सेप्ट ही है म्यूचुअल हेल्प का। म्यूचुअल हेल्प का तो यहां पर हमें मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बच जाते हैं। तो एक कंपनी में अगर किसी कंपनी को कोई काम करना होता, कोई मैनेजमेंट करनी होती, उसको किसी को एचआर को हायर करना पड़ता, मैनेजर को हायर करना पड़ता। यहां पर लोग खुद ही बोलते हैं कि भाई आइए मैं करके देता हूं। तो इसमें हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी बचते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना आसान होता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल हेल्प। एक लाइन लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। द बेसिक एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज म्यूचुअल हेल्प। The basic aim of cooperative society is mutual help. Some of the members realizing this principle may offer their services, let's wait 5 minutes, okay? Okay, let's continue. Some of the members, likhe, some of the members realizing this principle may offer their services on honorary basis. Okay, this brings a reduction in management expenses. Okay, management expenses. So that is your one more important, 7th important advantage of cooperative society. देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले जब तक कि आपको उस चीज का फील नहीं आएगा तब तक वो चीज पढ़ना बहुत मुश्किल है। भाई हमारे सब जब ये हम पढ़ते हैं, आई डोंट बिलीव कि आपने जो भी अपने स्कूल के लेवल तक 10th तक 12th तक पढ़ा होगा उसमें आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा कुछ आपने उतनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर की होगी या विजडम एक्वायर किया होगा। उसकी वजह यह है कि बेसिक लेवल पर जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि पढ़ना क्यों है। फाइन, कोई चीज जब हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। आई एम वेरी श्योर वो बच्चे जो का कोऑपरेटिव्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, जब उन्होंने ARCS का फॉर्म भरा होगा या इनफैक्ट सिलेबस देखा होगा,
उनको लगा होगा भाई कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव को कैसे पढ़ेंगे हम, पूरी जिंदगी में बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट लगा होगा आपको, ये कोऑपरेटिव्स नाम से ही बड़ा ड्राई लगता है, राइट। लेकिन जब हम किसी चीज के पीछे उसका विजडम समझते हैं, किसी चीज की एसेंस समझते हैं, उसके पीछे उसका मकसद क्या है वो समझते हैं, फिर वो सब्जेक्ट हलवे की तरह हो जाता है भाई। चाहे इकोनॉमी की बात करो, साइंस की बात करो, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, आपको जब उसकी एसेंस समझ आएगी आपको पूरा सब्जेक्ट समझ आएगा। तो वही मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्टली वहीं से शुरू करता, आपकी हिस्ट्री बताता, वो बताता, ये बताता, वो मैं कंटिन्यूअसली बोलता जाता। 1 महीने के लेक्चर्स के बाद आप फिर भी यही सवाल सोच रहे होते कि मैंने जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा। फाइन, तो हम इसकी एसेंस क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसका वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं कोऑपरेटिव्स का, कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, कल को कहीं पर भी ये नॉलेज आपको काम आ सकती है। फाइन, तो उसके बाद 7th इंपॉर्टेंट म्यूचुअल हेल्प आपका एडवांटेज था। नंबर 8 पे आपकी एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव्स की, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इसीलिए ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या है, इसको थोड़े हल्के से हम समझते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, देखिए हमारे घर पे हम सब की कुछ ना कुछ सेविंग्स होती है, आपकी, मेरी, आपके फादर की, आपकी मदर की, सबकी सेविंग्स है। हम उस सेविंग का करते क्या है, उस पैसे को उठा के बैंक में डालते हैं, बैंक आपको देगा, बैंक बोलता है आपको कि भाई आ जाओ मेरे पास ये पैसा डालो। कितना पैसा है, बोलेंगे 100 रुपए है, तो बोला आ जाओ मेरे पास सेविंग अकाउंट खोलो, मैं इस 100 रुपए पे तुम्हें 3% का सेविंग्स रेट, इंटरेस्ट रेट देता हूं, 3% का। तो सेविंग अकाउंट जब आपने खोला, आपको कितना पैसा मिला, 3% की इंटरेस्ट रेट पे आपने अकाउंट खोला और 100 रुपए जमा कर दिया। तो पर ये 100 रुपए जब आपने इस अकाउंट में जमा किया और आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि अगले साल जब मैं ये पैसा वापस निकालूंगा मुझे 3% ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे 103 रुपए वापस मिलेगा, तो मेरा पैसा बढ़ रहा है। फाइन, लेकिन असल में ये पैसा बढ़ नहीं रहा। देयर इज अ फेमस सेइंग कि इंटरेस्ट से पैसा बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, हमें ही है जो समझ नहीं आता। तो असल में क्या होता है, 3% से आपका पैसा बढ़ता नहीं, बल्कि इस वक्त जब आपको 3% दिया जाता है उस वक्त इकोनॉमी में 8% की इन्फ्लेशन हो रही होती है। 8%, 7%, 10% की इन्फ्लेशन इस वक्त इंडिया में बहुत कमाल की इन्फ्लेशन है। तो असल में जब हम 100 रुपए यहां पे भरते हैं, हम जब अगले साल इसको वापस निकालेंगे 8% की इंटरेस्ट रेट पे, हमारे पैसे का वैल्यू सिर्फ 92 होगा। इस 92 पे आप 3% बढ़ाओ तो आपको 95 मिलेगा। तो असल में जब 100 रुपए आपने भरा, वैल्यू आप कितना वापस निकालोगे, सिर्फ 95। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने जो पैसा रखा है घर पे तिजोरी में रखा है, बैंक में लॉकर में डाला है और मेरा पैसा सेफ है। समझ ही नहीं आएगा पैसा गायब कैसे हो गया। आपके पास 10 लाख रुपए अकाउंट में है, कल वापस बाहर निकालो, उसका रद्दी का भी उसका वैल्यू नहीं होगा। इन्फ्लेशन एक ऐसी बला है, इसीलिए आपको लगता है सेविंग्स कर रहे हैं, हम पीछे पीछे पैसा रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं और कल को जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल के डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज कल को जब जरूरत पड़ेगी तब इतनी इन्फ्लेशन होगी आपके पैसे का उतना वैल्यू उस वक्त नहीं होगा कि वो आपके एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। इसीलिए पैसा कभी भी कैश में नहीं रखना चाहिए। बैंक में डालने से कोई आपको 15-20% का इंटरेस्ट नहीं देते, मामूली सा इंटरेस्ट देते हैं। तो आपके पास जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अब वही ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी करती है। वो इन्वेस्ट चाहे आप गोल्ड में करो, प्रॉपर्टी में करो या बिजनेस में करो, बिजनेस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो आपके पास अगर सेविंग है, ये सेविंग आपको घर पे पड़ी है, आमतौर पर रूरल एरियाज में उनकी सेविंग्स पीछे पीछे होती है, वो उसको इन्वेस्ट नहीं करते। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उन सारों लोगों की उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो आपकी इन सेविंग्स की, जो ये लोग अलग अलग हैं जिनके पास सेविंग्स है, इनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जिसका फिर एक बिजनेस पूरा फुल फ्लेज बनता है और इनको भी अपना फायदा मिलता है। तो सेविंग पैसा घर पे रखने से, बैंक में रखने से उतना फायदा नहीं होगा जितना उस पैसे से बिजनेस करने में फायदा है, इन्वेस्ट करने में फायदा है। तो इसीलिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम
थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल देम थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन यानी जहां पर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो। तो यहां पर हमारी जो सेविंग्स है घर पे पड़ी है, 100 रुपए है, यहां से इन्फ्लेशन हो रही है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। आपने सुना होगा इन्फ्लेशन क्या होता है, आपने सुना होगा इन्फ्लेशन की क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन असल डेफिनेशन इन्फ्लेशन की क्या है? इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। आपके पैसे का वैल्यू कंटिन्यूअसली गिर रहा है जब तक कि आपकी पॉजिटिव इन्फ्लेशन हो रही है या सिंपल इन्फ्लेशन हो रही है। तो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से आपकी सेविंग्स का वैल्यू कम हो रहा है, आप उस पैसे को लगाओ, इसमें बिजनेस करो, पैसा कमाओ। इसी से इसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और ये हम इस इंस्टीट्यूशन में करते, इस सोसाइटी में करते, इसीलिए इसको थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। दैट इज योर वन मोर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इट। उसके बाद another important advantage of cooperative societies is removal of capitalism. अब देखिए capitalism, what exactly do I mean by capitalism in this particular aspect? कैपिटलिज्म आपने देखा होगा, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी उसने क्या कहा? उसने कहा कैपिटलिस्ट्स जो होते हैं ये कैपिटलिस्ट असल में एक्सप्लॉइटर्स होते हैं। ये एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, ये आपके वर्कर्स की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। फाइन, लेकिन ये कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें लोग लोकल लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने मिलकर अपने रिसोर्सेज को पूल कर मोबिलाइज कर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले में ये मेंबर्स ही हैं, कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं मेंबर्स ने किया, चलाने वाले भी यही मेंबर्स हैं, तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग खुद प्रोड्यूसर्स होते हैं तो ये सस्ते दामों में कंज्यूमर्स को चीजें बेचते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा लो प्राइस पे चीजें बेची जाती है, तो कंज्यूमर्स को जब लो प्राइस पे चीजें बेची जा रही है तो कंज्यूमर्स की भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही है। तो अब आपको समझ आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वजह से एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्कर्स की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, वर्कर्स खुद इसके मेंबर्स हैं। कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, कंज्यूमर को सस्ते दामों में चीजें, अच्छी चीजें बेची जा रही है। इस वजह से हम कहते हैं ये रिमूवल ऑफ कैपिटलिज्म है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन है। फाइन, सो दैट इज योर अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद the 10th important advantage, a very important advantage of cooperative societies, the 10th important advantage is cash trading. Cash trading. तो कैश ट्रेडिंग क्या होता है? कैश ट्रेडिंग सिंपली होता है आपके पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 लोग हैं, 100 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, इनके पास पैसा जमा है, पैसा ऑलरेडी है। फाइन, तो ये जब कोई चीज खरीदेंगे, कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कोई चीज खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे वगैरह वगैरह, तो इस मशीन को खरीदने के लिए ये आपके इस बंदे को जो इसको बेच रहा है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इसको कैश में पैसा देते हैं, बोला भाई पैसा लो और मशीन दो। और जब आप पहले ही पैसा दे देते हो, ऐसा नहीं कि मशीन ले ली और बोलेंगे अगले साल पैसे देंगे। फाइन, उस सिनेरियो में अगर एक मशीन है, यहां पर ये मशीन 1 करोड़ की है और आप इस बंदे को बोलोगे ये मशीन मुझे दे दो, मैं पहले ही 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। फाइन, मैं पहले ही 1 करोड़ रुपए दे दूंगा और मशीन दो, तो ये बंदा आपको बोलेगा, आप उसको बोल सकते हैं मैं आपको कैश में दे दूंगा, तो 90 लाख अभी कैश में लो और पैसे दे दो, तो ये देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ये डिस्काउंट पे आपको चीजें देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हो। इसके कंपैरिजन में अगर कोई कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, इसको इस बंदे से कुछ खरीदना है, तो ये 1 करोड़ की चीज खरीद रहा है और बोल रहा है मैं इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे दूंगा, मैं अगले साल 2 साल 3 साल में पैसे दूंगा, तो ये बंदा इसमें 10 लाख रुपए और चढ़ा देगा और महंगे में चीजें बेचेगा। लेकिन यहां कैश ट्रेडिंग हो रही है तो आपको डिस्काउंट पे पैसा मिल रहा है। फाइन, कंसेशंस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ट्रेडिंग में, बिकॉज दे ट्रेड इन कैश। तो इसमें हम कहते हैं शॉर्ट में, कैश में पैसा लो
और कैरी करो। फाइन, इसको हम कैश एंड कैरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब क्या है? हम कैश को कैरी करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं और डिस्काउंट्स और कमीशंस और कंसेशंस पाते हैं। फाइन, तो ये कैश ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अडॉप्ट किया, जिसमें उनके पास ऑलरेडी कैपिटल होता है, पैसा होता है, और कैश में ट्रेडिंग करके सस्ते में चीजें लेते हैं ताकि उनका ऑलरेडी उनके जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। एक लाइन लिखते हैं इस बारे में, द कोऑपरेटिव सोसाइटी follows the principle of cash and carry. The cooperative society follows the principle of cash and carry. Cooperative society follows the principle of cash and carry. As a result of this, there are no bad debts. यानी कर्जे आपके किसी से आपका कर्जा नहीं बढ़ रहा। वाई? बिकॉज आप कैश में ऑलरेडी पैसे ले रहे हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर नो बैड डेट्स एंड दे कैन एंजॉय benefits of various discounts and concessions. Benefits of various discounts and concessions. Last important advantage जो हम यहां पर पढ़ेंगे, that is government's support. This is another important advantage कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। क्यों सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाता है? लोग खुद बनाते हैं। तो लोग खुद इसका हिस्सा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ पीपल्स मूवमेंट। इट इज अ पीपल्स मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट है। लोग खुद इसको बनाते हैं और ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को मार्केट देता है, लोगों को फायदा देता है, और इसीलिए गवर्नमेंट इसको आए दिन सपोर्ट करती है, सब्सिडीज के जरिए, क्रेडिट के जरिए, सस्ते लोन्स के जरिए। तो इनको कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहता है। व्हाई? बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एक्चुअली अ पीपल्स मूवमेंट एंड दैट इज व्हाई इट एंजॉयज गवर्नमेंट सपोर्ट। फाइन, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस विल बी योर लास्ट एडवांटेज। लिखिए, सिंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रमोट moral, social and educational values, the government gives many concessions. The government gives many concessions and privileges to this organization. This is your advantage part of it. आपका PDF अपलोड हो चुका है, प्लीज लुक इनटू इट। अगले लेक्चर में विल बी कवरिंग द disadvantages of cooperative societies and then we'll start your topic of history. Okay, so this is just a mere introduction. I hope कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में थोड़ा समझ आ गई होगी कि क्या फायदा है इसमें, क्या आपके ये क्यों शुरू हुआ है, क्या असल में चीज जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले महीनों में। फाइन, सो थैंक यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन टुमारोज लेक्चर। बाय।